नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास खबर में और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की चर्चा की चुनाव को लेकर। आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इन सीटों पर 2 हाई प्रोफाइल सीटें अमेठी और रायबरेली भी शामिल हैं, जहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों की सीटों को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर अमेठी सीट बीजेपी के खाते में डाल दी थी। वहीं रायबरेली सीट की बात करें तो यहां पर साल 2004 में कांग्रेस का कब्जा रहा है और सोनिया गांधी इसका प्रतिनिधित्व कर रही थी। इस सीट से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। 5वें चरण की जिन 49 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें से 2019 के चुनाव में 40 सीटें एनडीए ने जीती थी। 5वें चरण में कई मंत्री और जाने पहचाने चेहरों की किस्मत ईवीएम में कैद है। इस चरण में मोदी सरकार के मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, पीयूष गोयल के साथ साथ बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी जैसे दिग्गज नेता मैदान में हैं और इसके अलावा शांतनु ठाकुर, चिराग पासवान, श्रीकांत शिंदे और रोहिणी आचार्य की भी किस्मत का फैसला आज होना है। तो आज चुनाव को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राकेश शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, हमारे इस खास कार्यक्रम पर। राकेश जी, सबसे पहले आप ही का रुख मैं करूंगी। जिस तरह से अभी 4 चरण के चुनाव हुए हैं, 5वें चरण का चुनाव आज लगातार जारी है। 7 बजे से सुबह से चुनाव जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार दावे कर रही है, एनडीए लगातार दावे कर रही है कि हमारी बहुमत से जीत हो रही है। तो वहीं इस बार क्या लग रहा है कि लोग मोदी की गारंटी पर भरोसा जता रहे हैं? देखिए अनाया जी, जितने भी चरण के चुनाव अभी तक हुए हैं, कांग्रेस ने जिसकी गुफा तोड़ा कि पोलिंग कब हो रही है, बीजेपी पिछड़ गई है, ये हो गया वो हो गया, परंतु अब विपक्षियों के भी सिर बदले बदले से हैं और भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर अभी तक अपने बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है और जिस 400 पार के नारे के साथ हमने इस चुनाव का आगाज किया था, इस चुनाव में हम उतरे थे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने 10 वर्षों के उत्कृष्ट कार्यकाल के कारण से, जो मोदी जी ने विश्व के अंदर भारत की धाक बनाई है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने विकास को गति देने का काम किया है, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, आज देश के अंदर मेरे ख्याल से विश्व का भारत ऐसा देश है जिसमें बहुत तेजी से एक दिन में 100 किलोमीटर की रोड, और उस पर जनता को मोदी जी की गारंटी पर पूरा विश्वास है, क्योंकि मोदी जी ने जो भी कहा वो सब किया है। हमने देश के विकास को नई ऊंचाइयों पर छूने का काम किया। आज पूरे विश्व में भारत की एक अलग धाक है, भारत की बात पर पूरा विश्व विश्वास करता है और चाहे कितने भी वैश्विक मुद्दे हों, उनमें भारत जो कहता है उसके ऊपर पूरा विश्व विश्वास भी करता है और उसके हिसाब से इन चीजों को लेता भी। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से चुनाव जब शुरू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के आधार पर उस 10 वर्षों के जो काम किए उनके आधार पर एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य के लिए हम बहुत तेजी से उस लक्ष्य की तरफ पहुंच भी रहे हैं और निश्चित तौर पर पार्टी 400 पार, एनडीए का गठबंधन 400 पार जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की 370 से अधिक सीटें आएंगी। इसमें किसी प्रकार का चाहे ये लोग कोई भी गुफा छोड़ दे, और जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीती थी, 303 सीटें हमने जीती थी, उतनी सीटों पर तो कांग्रेस चुनाव भी नहीं लड़ रही है और कांग्रेस के अलावा कोई भी जो इनका इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो 2 की 3 की काउंटिंग में कोई आने वाला नहीं है। कांग्रेस भी 50 और कोई भी ऐसी पार्टी, और मैं तो ये कहता हूं कि एक बार देश को ये बता दें कि हमारा प्रधानमंत्री हमारी सरकार बनेगी, आप कहते हो मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। जो विकास का पहिया देश के अंदर चला है, जो विकसित भारत की तरफ भारत अग्रसर हो रहा है,
आप देश को बताइए तो सही कि मोदी को हटाने के बाद आप लाएंगे किसको? आपके पास प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? या सिर्फ आपका यही लक्ष्य है कि मैं मोदी को हटाना, उसके बाद देश जाए भाड़ में? चलिए इसका जवाब लेंगे राकेश जी। इसका जवाब नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, इसका जवाब उन्हीं से लेंगे। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तमाम बातें अभी राकेश जी ने कही, आपने सुनी होंगी, और वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, और इस बार क्या लग रहा है जनता की राहुल गांधी के न्याय पर भरोसा जताएगी? इंडी गठबंधन इस बार जीतेगी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस बार तो कांग्रेस के पास इतनी सीटें ही नहीं है जितना वो जीतने का दावा कर रही है। जी, इनको शायद ये नहीं पता है, बीजेपी प्रवक्ता को होने साथ इनको अपनी नॉलेज पूरी करनी चाहिए। महाराज, हमेशा पार्टी की नेताओं, जो पार्टी की नीति होती है ना, विचारधारा, जनता उसको देखकर वोट देती है, व्यक्ति विशेष को नहीं देती, या प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी को वोट दे रही है। अगर आज आपको वोट मिल रहा है, आपकी विचारधारा जो भी मिल रहा है आपकी पार्टी को मिल रहा है, और कांग्रेस की विचारधारा जो हम चुनाव इकट्ठे लड़ रहे हैं, तो हमारे जो इंडिया गठबंधन की विचारधारा है उसको वोट देंगे, ना कि व्यक्ति विशेष को वोट देंगे। अरे व्यक्ति विशेष को कोई वोट नहीं मिलता। सुन लो मेरी बात, अगर वो पार्टी से है, वो पार्टी के नेता है ना, आपके पार्टी के नेता है ना, जो आप हिंदू राष्ट्रवादी, जो हिंदू का चलाते हो मुद्दा, उसको भी ऐसे वोट मिलते हैं ना। अब ये देखो, महंगाई, बेरोजगारी बोला नहीं। राकेश जी आपकी टर्न पर आप बोलिएगा, ऐसे किसी की बात भी समझ में नहीं आएगी। मैं आपके पास लौट रही हूँ, आपके पास लौट रही हूँ। ये सोचते तेज चिल्ला के डिबेट को खराब करने, हर डिबेट में ऐसे ही होता है। मैं इनके पीछे नहीं बोलता, बोलने तो मैं ही बोलता। नहीं, आप बोलिए, वो नहीं बीच में बोलेंगे नीरज जी। हाँ, इनका वही पुराना राग है कि भारत का नाम रोशन हो गया। पूरी डिबेट में कोई विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करी, कोई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करी, कोई महंगाई पर चर्चा करे। मैं इनके साथ 8वीं 10वीं बार डिबेट करता हूँ, इनकी रटी रटाई वही बातें हैं, किताब में लिख के आते हैं भारत का नाम रोशन हो गया। उससे पहले तो मेरे ख्याल से संसार में हिंदुस्तान को जानता ही नहीं होगा, इंदिरा गांधी को नहीं कोई जानता होगा, जवाहरलाल नेहरू को नहीं जानता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बोले थे, आपके बीजेपी के नेता थे कि दुर्गा का रूप है, शायद भूल गए, तो उससे लगे कुछ था ही नहीं। नीरज जी, वो तो अपने कार्यकाल की उपलब्धियां तो आपको गिनवाएंगे ही कि 10 साल के कार्यकाल में जो भी उपलब्धियां हुई है बीजेपी सरकार में, वो तो गिनवाएंगे ही, उसी पर तो चुनाव लड़ा जाता है। चलिए ठीक है, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी नीरज जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फिर से लौटूंगी आप सभी के पास। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी। बस एक वोट दिया था, अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर MSP मिलती है। खाद बीज की कभी कभी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे थे आज के लोकसभा चुनाव 5 चरण के हो रहे हैं, और ओवरऑल जो चुनाव लोकसभा के चल रहे हैं आज 5 चरण के हैं, और 2 चरण के चुनाव होने हैं, 4 चरण के अब तक हो गए। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, राकेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता और नीरज गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता। नीरज जी, आपके पास लौटूंगी मैं, आप हमारे साथ चर्चा पर बने हुए थे, कुछ बातें कह रहे थे। नीरज जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी आ रही है। मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा, जो मेरे भाई साहब बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी नीतियों को बढ़ा रहे हैं, ये इनसे पूछो, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो देखो। आपको जो वोट मिले या कांग्रेस को वोट मिले, किसी भी गठबंधन को, किसी भी दल को वोट मिलते हैं, उनकी पार्टी की विचारधारा मैनिफेस्टो में मिलते हैं, चाहे नेता कोई भी हो। वो जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसे कोई नेता हो बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसको पूरा करेगा। आपकी जोर को बना दो ना। आपकी बीजेपी में कोई कैपेबल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपके मैनिफेस्टो को पूरा करेंगे? आप मेरी इस बात का जवाब दीजिए। आपके यहाँ रूल है कि 75 साल के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, आप खुद ही बोलते हो, तो अगले साल 75 साल के हो जाएंगे।
अगले 4 साल कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा बताइए मुझे। लाल कृष्ण अडवाणी को ये कह के ढा दिया था 75 साल से ऊपर हमारे अलाउड नहीं है, तो 75 साल के अगले दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी बन जाएंगे। अगले 4 साल प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा? ये सिर्फ बेकार की बात है जो जनता वोट देती है, पार्टी की विचारधारा को देती है, नेता कोई भी हो, क्योंकि वो नेता उस मैनिफेस्टो को पूरा करता है और उसी पे वोट दिए जाते हैं। ठीक है नीरज जी, तमाम बातें आपने कही हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मोदी के नाम पर वोट इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि मोदी के नाम पर लोग भरोसा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोग हर वो रणनीति का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में जो भी उनको जिताने के लिए काम आएगी, और अगर मोदी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? अगर राहुल गांधी के नाम का इस्तेमाल आप लोग करते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। चलिए, आप सबका जो भी सवाल है उसका तमाम जवाब हमारे साथ राकेश भी बने हुए हैं। राकेश जी, आपके पास लौटूंगी। तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं कि आप कौन बनाएं, किसी प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी जो है 75 साल के होने वाले हैं अगले साल, उसके बाद 4 साल कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में किसी प्रकार का 75 पार की कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। अब क्योंकि इंडी गठबंधन के बाद ना कुछ कहने को है ना कुछ करने को है, अब ये इन्हीं बातों पर आएंगे। लेकिन ये मुद्दा तो वाजिब है राकेश जी, उनका भी ये मुद्दा तो वाजिब है। अगर 75 साल के वो हो जाते हैं तो उसके बाद प्रधानमंत्री कौन? लौट कर आने वाले हैं। अब ये कह रहे थे कि विकास की बात क्यों नहीं करते? मैं विकास की बात कर रहा हूं। 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 5 शहरों में मेट्रो सिटी थी, 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज है। 50,000 सीट थी MBBS की, आज 1 लाख सीटें MBBS की है। 31,000 सीटें पोस्ट ग्रेजुएशन की है। 16 IIM थे, 23 IIM है, 12 IIT थी, 19 IIT है, 7 एम्स थे, 22 एम्स है, और ऐसे कितनी ही बातें हैं। पूरे देश के अंदर इन्होंने ये आजादी के बाद देश की महिलाओं को इज्जत घर नहीं दिला पाए। 12 करोड़ शौचालय नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की सरकार में बने। शौचालय की शौचालय बने, किसी में छत नहीं, किसी में नाली नहीं है। 10 करोड़ 12 करोड़ में छत मिले, आधे शौचालय बनाया आपने। और उसके अलावा देश के अंदर पूरा देश जानता है, आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा के अंदर 2014 जब कांग्रेस की 10 साल हुड्डा की सरकार थी, आपने देखा होगा दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में 8 फ्लाईओवर थे जो अटल जी की सरकार में शुरू हुए थे, और 10 साल तक वो फ्लाईओवर ऐसे ही रहे। दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 में सरकार आई तब वो कनेक्टिविटी हुई है। कांग्रेस तो कह रही है ये सारे जो भी प्लान है हमारे तरफ से पहले से ही इसकी रोड मैप तैयार की जा चुकी थी। सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए। कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में जो भी आप उपलब्धियों की बात करते हैं, गिनवाते हैं, उसका रोड मैप तो पहले से कांग्रेस ने तैयार कर दिया था। बस उसको अमल में लाने के बाद बीजेपी जो है अपने ही कार्यकाल में उसको गिनाती रहती है, उसके बारे में जो है गुण गाती रहती है, लेकिन वो कांग्रेस के किए हुए काम है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो जमीन पर हमने काम किया वो बता रहे हैं, और वो काम दिख रहे हैं। जनधन के कितने खाते? आज से 2016 से पहले इन्होंने गरीब के लिए बैंक की दूरी क्या रखी थी? गरीब बैंक में नहीं जा सकता था। ठीक है, खातों के माध्यम से, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट। हाँ नीरज जी, लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ। नीरज जी आपके पास लौट रही हूँ। उस जनधन के खातों के माध्यम से ही किसान के खाते में किसान सम्मान निधि गई, तो जनधन के खातों के कारण से गई। मनरेगा का जो पैसा गया वो भी जनधन के खातों के कारण से गया। अब आज देश का प्रधानमंत्री कोई भी बेनिफिट की जो स्कीम होती है वो डायरेक्ट उस बेनिफिशियरी के खाते में जाती है। लेकिन राजेश जी, किसानों का विरोध तो हम सभी देख रहे हैं, प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ हो रहा है, इसको तो हम नकार नहीं सकते हैं। समाज से इन्हीं तरीके से इन्होंने देखा है, तभी देश बढ़ नहीं पाया, और आज इनको तकलीफ होती है। कोई भी योजना नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, देश के। चलिए ठीक है, आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं आप राकेश जी उस पर जवाब तो नहीं दे रहे हैं, आपके पास लौटूंगी। नीरज जी के पास, आपके पास में आती हूँ। जी नीरज जी, इनका कहना है कि हरियाणा में हमने ये रोडवेज बना दी, सड़कें बना दी। मेरे भाई, अगर आप मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर कोई भी सड़क बनती है, मान लो कांग्रेस ने सड़क बनाई पानीपत से सोनीपत, और सोनीपत के बाद हमारी सरकार चली गई। अब सोनीपत से तो आगे आप बढ़ाओगे ना, ये कोई कहोगे पानीपत से सोनीपत की सड़क आपने बनाई है, उसी रोड को तो आगे बढ़ा रहे हो महाराज, जहां से हमने रोड शुरू करी है, या रोड को दोबारा बना रहे हो।
तो ये सारी योजनाएं कांग्रेस की हैं, कांग्रेस में है। और आपको ज्ञान की याद करा दूं, प्राइम मिनिस्टर केंद्र सड़क योजना है, उसके अंदर सारी हिंदुस्तान की सड़कें बन रही है। ये सिर्फ कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हमारा हो चाहे आपको, वो प्लानिंग चलती रहेगी, नेशनल हाईवे बनते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र में कितने सरकारों कोई भी हो। आप दूसरी बात ये कीजिए, और आप आपके पास लौट रहे हैं, आपके टर्न में बोलिएगा। आप हरियाणा की बात करते हो, हरियाणा की बात करते हो। हरियाणा में 2014 में बेरोजगारी दर कितनी थी और आज कितनी, मुझे ये बता दीजिए। आज हरियाणा पे 2014 में जब हरियाणा कांग्रेस सरकार गई थी, 4,000 करोड़ कर्जा था, 4.5 लाख का करोड़ का कर्जा है या नहीं? आप अपना मैनिफेस्टो चेक करिए या नेट पे चेक करिए, बताइए मुझे। आज आप पे भी, मुझ पे भी, और जो एंकर मैडम बैठी हैं इन पे भी, प्रत्येक हरियाणा वासी पे 1,23,608 रुपए कर्जा है। इन बातों को जवाब है? सिर्फ विकास विकास विकास। अरे विकास कर्जा नहीं करोगे महाराज? नहीं, देश में कितना कर्जा हो गया? 75 साल की उपलब्धियां आप गुनवाते हो। देखिए, आप हमारी तो बात करिए नीरज जी, लेकिन हमारी तो बात करिए। हम तो उन्हीं के बातों पर भरोसा करते हैं जो आप लोग कहते हैं, फिर हम तो वो इंतजार करते हैं जो बात आप करते हैं उसको आप दरअसल उतारते हैं। मैडम ये बात नहीं कह रहा, आप ये 10 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं जी। भारत का विकास देश में नाम हो गया, इनसे पूछिए 75 साल में जितने प्राइम मिनिस्टर हुए, चाहे इनके भी हुए चाहे हमारे हुए, देश पे कितना कर्जा था? 55 लाख हजार करोड़ कर्जा। मैं नहीं कहता, इनकी रिपोर्ट कहती है। आज देश में कर्जा 201 लाख करोड़ कर्जा। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 साल में 4 गुना कर्जा कर दिया। उस बात में कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ विकास विकास। इनके पास भी मुद्दे है ना सर, नीरज जी, इनके पास भी मुद्दे है ना। आपके इंडिया अलायंस की बात करें, जितने भी पार्टी हैं, तमाम पार्टियों के अभी जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, इनके पास भी मुद्दे है ना उठाने के लिए। मैडम घोटाले, चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, माफ कीजिएगा, अभी समय की पाबंदी, इसलिए छोटे से ब्रेक लिए रुकूंगी, फिर लौटूंगी आपके पास। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जारी रखेंगे इस चर्चा का सिलसिला इस ब्रेक के बाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL was leading eco-friendly paper from agro residue. Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे हैं दादी, जा रहे हैं। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चर्चा पर हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट बने हुए हैं, उनके पास लौटेंगे। उससे पहले हमारे संवाददाता मनोज कुमार मुजफ्फरपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुजफ्फरपुर में आज 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। मनोज, अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो लोगों का मतदान प्रतिशत किस तरह से दिखाई दे रहा है, लोगों का रुख किस तरफ दिखाई दे रहा है, लोग किस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं? गर्मी को देखते हुए चुनाव विभाग के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जो व्यवस्थाएं की गई है चुनाव आयोग की तरफ से वो ठीक ठाक है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रकृति का कहा जा सकता है कि एक प्रकोप है कि मौसम बहुत सुहाना हो गया है। बारिश जैसा खुशनुमा मौसम हो गया, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, लेकिन बिल्कुल मौसम सुहाना है। जो वोटर्स है वो अपने घर से भारी संख्या में जो है वो निकल के मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध है, कहीं से भी कोई भी असामाजिक तत्व अगर कुछ करना चाहता है तो वो संभव नहीं है। 1-2 जगह की अगर बात करें, मुजफ्फरपुर का खासकर तो जो औराई क्षेत्र है वहाँ 2 जगहों पर जो लोगों ने 1 आध घंटे के लिए वोट बहिष्कार किया था, हालांकि प्रशासन ने उस पर
लोगों को समझा बुझाकर वोटिंग शुरू करा दिया। लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो पिछले बार जो भी अब तक जो चुनाव हुए 4 फेज में और ये 5वां फेज आज चल रहा है, जो पिछला चुनाव हुआ था इससे पूर्व जो पिछले वर्ष जो चुनाव हुआ था उसकी अपेक्षा अब में वोटिंग परसेंटेज कहीं न कहीं कम है। जी जी मनोज, प्रत्याशियों के बारे में भी हमें थोड़ी सी क्विक अपडेट दीजिए और किसकी तरफ जनता का इस बार रुख दिख रहा है, कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता वोट करने पहुंच रही है? अभी जो भी लोगों से हमारी बातचीत हुई है, चाहे जो लोग से बातचीत हुआ है, उसके अनुसार ये है कि लोग विकास और देश के लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसा है जहां बूथ के जो किसी खास जाति का जो बूथ है वहां पे थोड़ा सा टसन है। खास करके जो बिहार में भी पांच जो लोकसभा है वहाँ चुनाव चल रहा है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, गाजीपुर है, सारण है और सीतामढ़ी है। इन 5 लोकसभा में जो चुनाव चल रहा है, 1-2 सीटों को अगर छोड़ दे तो बाद बाकी जो भी सीटें हैं वो खुल के सामने सभी लोग जान रहे हैं इस चीज को कि कहाँ कैसे वोटिंग कर रहा है। लेकिन 2 सीट अभी भी जो है वो टसन की है, खास करके एक मुजफ्फरपुर की बात करें और दूसरी सीट जो है सीतामढ़ी की है। जी ठीक है मनोज कुमार, आप बने रहिए सारी अपडेट्स के साथ। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ प्रवक्ता बने हुए हैं राकेश जी और नीरज जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए। नीरज जी, आपके पास लौटूंगी। देखिए, अभी हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं साफ तौर पर कि लोगों का अगर रुख देखा जाए तो लग रहा है कि बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। और आप कह रहे थे कि मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी की बात करें। मोदी का ही एक मैजिक है जो कई जगहों पर प्रत्याशी को ना देखकर मोदी के नाम पर वोट किया जा रहा है। देखिए, मैंने अभी आपकी बात सुनी, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अधिकतर लोग विकास और बेरोजगारी के मुद्दे में चुनाव वोट कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है बीजेपी के कार्यकाल में विकास नहीं हुए हैं, विकास के मुद्दे में वोट डालने जाएंगे, मतलब कांग्रेस को वोट डालने जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि उनके काल में विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ उसको मानते हैं, लेकिन ये भी कहना गलत है ना जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 65 साल में कुछ नहीं किया, 65 साल में कुछ नहीं किया। महाराज, जिस आप फोन पे डिबेट कर रहे हो, ये राजीव गांधी की दूरगामी योजना थी, कांग्रेस की देना क्रांतिकारी योजना। और आप जिस कारण चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनाया है तो संविधान की व्यवस्था है, वो संविधान किसने दिया? आप बेकार के जो फुल बात करते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। एम्स किसकी देना? आज आप एम्स खुद ही कह रहे हो कि एम्स इतने खुल गए, तो पहले एम्स किसने बनाया? उस एम्स में आपके अच्छे अच्छे नेता इलाज कराते हैं। तो अगर हमने कुछ नहीं किया तो उस हॉस्पिटल में आपको जाना ही नहीं चाहिए। हमने कुछ किया ही नहीं। आपने आज हवाई जहाज वगैरह कितने एयरपोर्ट किसकी देना है? आप इस बातों नहीं करना चाहिए। जिस सरकार ने जो काम किया उसको मानना चाहिए। ये नहीं कह सकते बीजेपी कंपेयर कर रही है अपने 10 साल के कार्यकाल को कांग्रेस के जितने 50 या 55 साल के कार्यकाल रहे हैं उससे। देखिए मैं तो कह रहा हूँ, इनको सजाया देश मिला। आप समझना पहले मेरी बात को। जब ये देश आजाद था इसमें सुई भी नहीं बनती थी, कुछ थी। जिस समय देश आजाद हुआ 1947 में, आप इनसे पूछो उस समय देश की स्थिति क्या थी। आप पिक्चर देख सकते हैं, पिछले इतिहास बता सकते हैं। देश में खाने के पैसे अंग्रेज पूरा लूट के चले गए, जो भारत सोने की चिड़िया खिलाता था। और इनको देश मिला सजाया। सब कुछ तो हमने कर दिया, सारा रोड मैप तैयार कर दिया, सारी नीतियां बना दी। प्लानिंग कमीशन का नाम नीति योग करने से सोचते हैं कि हमने सर, अगर आपने देश सजा इनको दिया होता तो जनता इतनी भारी बहुमत से बीजेपी को नहीं लाती सर। मैडम, मैं समझ गया, लेकिन ये देखिए तो टाइम की बात है। 55 साल हमने राशन करा, थोड़े बहुत तो करेक्शन आएगी। अगर ये 10 साल शासन किए, 55 साल शासन करके दिखा देना, अभी 10 साल बाद इनका बुरा हाल हो जाएगा। 15 साल का शासन कर लिया तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। रही 400 पार की नारे की, 404 तो हम 1984 में तक लगा चुके हैं। ये जो आज तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 404 तो 1984 में सीट आ गई। ये हमारा क्या ठीक है सर। देखिए, ये बात तो है कि कांग्रेस एक बहुत ही पावरफुल पार्टी रही है, लेकिन उसका डाउनफॉल भी शुरू हुआ, ये तो हम सभी जानते हैं सर, आप भी जानते हैं। आपके पास लौटूंगी, समय की पाबंदी है, इसलिए राकेश जी आपके पास आ रही हूं, हमें क्विक रिस्पॉन्स दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने 75 साल में कुछ नहीं कहा। मैंने तुलनात्मक बताया कि 2014 से पहले 55-60 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। और ये कहते हैं देश सजाया दिया। कैसा सजाया देश दिया? आपने महिलाओं के लिए इज्जत कर शौचालय तक नहीं बने 55 साल में आपसे। आपने हर घर को नल नहीं दिया। आपने एम्स आपने 7 बनाए तो हमने 22 बनाए। हमने कंपेरेटिव नहीं बताया। कितना सजाया देश आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1949 में चीन आजाद हुआ। हमारे बाहर में जो आजाद हुआ वो कहाँ है और हम कहाँ हैं? आपने चीन को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सीट प्लेट में सौंप दी। ठीक है, माफी चाहती हूँ राकेश जी, आपको रोकना होगा, समय की पाबंदी है, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा पर जुड़ने के लिए। नीरज जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा पर जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता मनोज कुमार मुजफ्फरपुर से हमारे साथ फोनों पर जुड़े थे। बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखो, देश किसको सजाया मिला है, किसको नहीं मिला है, कौन देश को सजाता है, इसकी तो
जनता है वही वोट देकर इसका जो भी डिसीजन है वो करेगी और 4 जून को किसकी जीत होती है किसकी नहीं होती है इसके बारे में भी खुलासा होगा। तब तक चुनाव की हर मिनट की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह। फिर मिलेंगे आपसे इसी जगह इसी समय। नमस्कार।